आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिक्विड सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट है, पहले लिक्विड सॉल्यूशन करेंगे, फिर हम लोग बाद में करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले एक्चुअल में सॉल्यूशन के बारे में कुछ हम लोग लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखो रियल लाइफ में हम लोग जो भी चीजें यूज करते हैं एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक तरह से होता क्या, सॉल्यूशन होता है ये आपका होता है होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशंस का मतलब है होमोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ वो नहीं होता है कि आपने लिक्विड में कुछ लिक्विड मिला के मिक्स कर दिया, फिर लिक्विड में कोई सॉलिड। इवन जो गैस है, गैस भी एक तरीके से सॉल्यूशन है। कैसा? गैस एंड गैस। तो देखो तीन चीजें होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आप क्या है कि किसी को किसी में भी मिलाओगे तो सॉल्यूशन बनेगा। लाइक अगर आप सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हो तो वो भी एक होमोजेनियस सॉल्यूशन, मतलब अगर वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है तो वो भी सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे जैसे आपके पास अरे होता है ना भाई वो एलॉय, पता ही होगा। तो एलॉय क्या होता है, दो सॉलिड मेटल को मिलाया जाता है, तो वो भी एक तरह से सॉल्यूशन है। तो हमारे लाइफ में क्या है कि हम लोग जो भी चीजें यूज करते हैं वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स सॉल्यूशन ही। जैसे पानी जो पीते हैं तो पता ही होता है कि प्योर वाटर तो हम ड्रिंक ही नहीं कर सकते, उसमें कुछ आयंस होते हैं, तो वो भी वाटर भी क्या एक तरीके से सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है भाई, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ये सॉल्यूशन होता है। इसमें जो होता है, जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फ्लोरीन, जैसे मैं बताता हूँ फ्लोराइड के बारे में। जैसे आप कई बार टूथपेस्ट का ऐड देखते हो, बोलते हो कि इसके अंदर फ्लोराइड है, आता है कई बार ऐड में। तो फ्लोरीन अगर बहुत कम है, मतलब अगर समझो 1 ppm या 2 ppm, मतलब फ्लोरीन अगर 1 ppm या 2 ppm आपके वाटर में है, मतलब या फिर आप उसको बहुत कम अमाउंट में कंज्यूम करते हो तो आपके टूथ के लिए बहुत अच्छा होता है वो। पर वही अगर फ्लोरीन ज़्यादा हो जाए तो आपके वो मतलब नुकसान कर सकता है। इवन वो टूथ डिके भी कर सकता है, या फिर आपको मतलब तबीयत भी खराब हो सकती है। इवन जो रेड जो किल होता है, रेड किल, उसमें भी फ्लोराइड आयन का यूज़ किया जाता है। तो फ्लोरीन स्मॉल अमाउंट में होगा तो अच्छा होगा, ज़्यादा हो जाएगा दिक्कत करेगा। जैसे आप लोगों ने अरे पढ़ा होगा ना क्लास 8-9 में अबाउट विटामिन्स। विटामिन्स में क्या होता है कि कम अमाउंट में लोगे, मतलब सही अमाउंट में लोगे तो फायदा करता है। ज़्यादा अमाउंट में विटामिन्स को भी कंज्यूम करने में शायद आपको पता होगा आपको तबीयत खराब हो जाती है, शायद आप लोगों को पता हो ये। तो चीज़ें लिमिट में सही होती है भाई, ज़्यादा ले लोगे तो दिक्कत तो कोई भी चीज़ पैदा कर जाएगी। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, सोल्यूशन। इसमें एक डाउट जो हमेशा रहता है कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। तो देखो सबसे सिंपल तो बात यह है, जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। मतलब देखो ऐसा कि जैसे पानी में नमक मिला दिया, पानी में चीनी मिला दिया, पानी में मान लो अल्कोहल मिला दिया, तो वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट है। और मान लो उसी वाटर में सब मिला दिया तो उसमें सॉल्ट, शुगर, इथेनॉल जो भी अभी आपने मिला दिया सब क्या है, सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, मीन्स सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन में तो 3-4 चीजें हो सकती है। अभी आपने मान लो पानी, इथेनॉल, शुगर, सॉल्ट सब मिला दिया है तो 4 चीजें। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है और जो लार्जेस्ट अमाउंट में होता है। तो इसमें सॉल्वेंट में लिख लो क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इफ solution contain 2 or 3 substance in that the substance which is present in largest amount is solvent। तो जो लार्जेस्ट में होता है वो सॉल्वेंट, इसके अलावा बाकी जो बच गए सारे के सारे सॉल्यूट। तो ये क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट और सॉलिड में देखो डिफरेंस क्या होता है। देखो सॉल्यूशन जो होता है उसका कोई ना कोई स्टेट होगा, कोई ना कोई उसका फेज होगा, फेज या समझ लो स्टेट। सॉल्यूशन का कोई ना कोई फेज होगा या स्टेट होगा।
सोल्यूशन का जो स्टेट होता है कि सोल्यूशन सॉलिड अपेयर होगा कि लिक्विड अपेयर होगा या फिर गैस अपेयर होगा, जो भी उसका अपेयरेंस होगा वो सॉल्वेंट डिसाइड करता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट एक्चुअल में उसको बोला जाता है एग्जैक्टली देखो ये ऑब्वियस है कि जो ज्यादा होगा वही स्टेट डिफाइन करेगा। तो अब जैसे मान लो हो सकता है गैस लिक्विड कुछ ऐसा भी हो सकता है, मैं भी समझाता हूं आपको। तो ऐसे किसी भी केस में ध्यान रखना है कि जो सोल्यूशन का जो स्टेट होता है वो सॉल्वेंट डिसाइड करता है। ये बात ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को भी सॉल्वेंट बोल दोगे, भाई जो उसका स्टेट होगा सोल्यूशन का वही डिसाइड करता है। तो एक चीज में लिखो फिजिकल अपेयरेंस और फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है कि भाई सोल्यूशन कैसा दिखेगा। हाँ, कि कैसा दिखेगा ये कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट। तो चलो एक समझते हैं, देखो ऐसा लिखा कभी सॉलिड इन लिक्विड। अरे सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है कि भाई पानी में नमक मिलाया, सॉलिड मिलाया इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो इसमें क्या होगा? लिक्विड सॉल्वेंट। अरे घर में जो पीते होते हैं ऐसा हो जाए लिक्विड इन सॉलिड। हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और यहां पे क्या होगा? सॉलिड इज सॉल्वेंट। तो इसमें जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है क्या? ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। कैसे? एग्जाम्पल बताओ सर। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल बताओ। अरे देख लेते एग्जाम्पल। हमारे घर में जो टूथपेस्ट आता है, टूथपेस्ट अच्छा सॉलिड ज्यादा होता है कि लिक्विड ज्यादा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? थोड़ा कैसा होता है? लिक्विड थोड़ा सा सॉलिड ज्यादा होता है ना वो। अरे टूथपेस्ट भाई सॉलिड होता है, पानी तो नहीं होता, नहीं तो समझ में आ रहा होगा ना। टूथपेस्ट क्या होता है? सॉलिड, मतलब सॉलिड ज्यादा होता है पर लिक्विड क्योंकि मिलाया हुआ है। तो टूथपेस्ट में क्या है? जो सॉलिड है वो सॉल्वेंट है, वो ज्यादा है, और लिक्विड थोड़ा सा कम है। अच्छा और एग्जाम्पल बताओ। आप लोग सर अभी और बताओ। अरे घर में जैम आता है, बचपन से जैम खाते होगा ना। जैम क्या होता है? जैम यही होता है भाई, जैम में थोड़ा सा लिक्विड होता है पर ज्यादा सॉलिड होता है। जैम, जेली, ये सब चीजें इसी का एग्जाम्पल है। सॉल्यूट इसमें क्या है? लिक्विड, थोड़ा सा अमाउंट है लिक्विड, और सॉलिड क्या है? इसमें सॉल्वेंट। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि भाई लिक्विड वाला हमेशा सॉल्वेंट होगा। जो सोल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है वो हमेशा सॉल्वेंट डिसाइड करता है, ये बात ध्यान रखना है। या फिर जो ज्यादा अमाउंट में होगा, नॉर्मली जो ज्यादा अमाउंट में होता है वही आपको सॉल्वेंट होता है। या फिर अगर आपसे और कोई बोले कि और कुछ बताओ तो बोलोगे कि सॉल्वेंट ऑलवेज डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, फिजिकल स्टेट हमेशा ही डिसाइड करता है। कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं? एक्चुअल में सॉल्यूशन 9 टाइप के हो सकते हैं, 9 टाइप के। जैसे अरे सॉल्वेंट मान लो, ऐसा समझो सॉल्वेंट मान लो लिक्विड है, ठीक है। तो सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अगर सॉल्वेंट अगर गैस है तो ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अरे गैस इन गैस एयर, गैस में लिक्विड। अरे क्लाउड, भाई क्लाउड क्या है? क्लाउड क्या है? वाटर वेपर है ना, ठंडा होता है, पानी तो आता है ना वो वाटर ड्रॉपलेट। चलो क्लाउड नहीं, फॉग। फॉग क्या होता है? फॉग में कई बार देखा होगा ना, पानी दिखता है एयर में, दिखता है ना। तो फॉग क्या है? फॉग है क्या है? लिक्विड। किसमें है? एयर में। तो लिक्विड उसमें क्या है? लिक्विड उसमें है सॉल्यूट। अरे लिक्विड सॉल्यूट है भाई। और एयर उसमें क्या है? एयर उसमें सॉल्वेंट। हाँ, ऐसे 9 केस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये 9 केस ध्यान रखना कि ऐसे 9 केस बन सकते हैं। तो सॉल्वेंट जो होता है वो ध्यान रखना है कि उसका स्टेट ऑलवेज डिसाइड करता है, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में हम लोगों को पहले लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, फिर बाद में पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब लिक्विड सॉल्यूशन को करने के पहले हम लोगों ने जो मोल में, मतलब स्टार्टिंग में मोल में जो कंसंट्रेशन टर्म पढ़े तो उसको हम लोगों को एक बार फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में उसका यूज पड़ता है। और हर जगह पहले जो क्वेश्चंस होते हैं मोलैरिटी के, मतलब पहले इस चैप्टर में उससे के कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं और इस चैप्टर में यूज पढ़ने वाला। भाई सोल्यूशन बनाना है तो उसके बिना तो कैसे हो पाएगा। मैं फटाफट एक क्विक मतलब रिवाइव करवा देता हूँ, आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। रिकैप मतलब क्विक रिकैप करते हैं फटाफट पुरानी चीज़ों को फटाफट, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। क्या होता है मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो किसका लेना? मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम लेना है किसका? सोल्यूशन का इन लीटर। तो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। सेकेंड मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। तो अगर आपके पास सॉल्वेंट है 1 kg, तो हमें सॉल्वेंट का क्या लेना है? मास, मतलब वेट, मतलब समझ लो वेट। वेट किसका लेना है? सॉल्वेंट का इन kg। क्या होता है? वही फॉर्मूला फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। 1 kg सॉल्वेंट में जो होता है वही आपका होता है मोलैलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? रेडॉक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर कुछ बच्चों ने शायद मतलब पहले मोल में पढ़ा होगा। तो क्या होता है नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या फिर इसको बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। इसका यूज वैसे चैप्टर में नहीं आता पर तब भी लिख लेते हैं। ये क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या इसको बोल सकते हैं हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट पे। नीचे क्या होगा? वेट नहीं, नीचे एक्चुअल में डिसॉल्व इन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो नीचे वॉल्यूम होता है किसका? सोल्यूशन का इन लीटर डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होगा नॉर्मेलिटी का, ठीक है। फोर्थ आते हैं मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग एक बाइनरी सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं। आप बोलोगे सर ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाई का मतलब दो, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, दो, ठीक है। तो बाइनरी जब बोला जाए तो एक ही सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है, मतलब एक ही सॉल्वेंट मतलब एक ही सॉल्यूट है, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कि मतलब 1 सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो वैसे एक ही होता है आप बोलोगे, लेकिन तब भी लिख लो ये बाइनरी। तो मान लेते हैं बाइनरी सॉल्यूशन है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? n अपॉन n प्लस n। ये क्या लिख दिया? अरे n जो है स्मॉल n, ये है मोल ऑफ सॉल्यूट और ये क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। तो ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट करोगे तो क्या होगा? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। नॉर्मली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही पूछता है। अगर आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल, ठीक है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। इसमें फिफ्थ करते हैं परसेंटेज। तो देखो परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्यूट को सॉल्यूशन से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। हाँ ऐसा होता है। और इसको देखो 3 तरीके होते हैं। पहला होता है वह परसेंटेज, देखो क्या हो सकता है सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। पहला होता है W/W, V/V और W/V, ठीक है। 3 चीजें हो सकती है। अरे सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाए, लिक्विड को लिक्विड में और सॉलिड को लिक्विड में, होता है नमक और चीनी मिलाते हैं ना इसमें। V/V तो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है। आप लोग यूज करते हो सैनिटाइजर, सबको पता होगा, बच्चा बच्चे इसमें जानता है कि सैनिटाइजर में कितना अल्कोहल चाहिए? 70%। क्या आप पढ़ना जहां पे भी लिखा होगा 70%, ब्रैकेट में लिखा होगा V/V, 70% बाय वॉल्यूम। मीन्स
अगर 100 ml का सैनिटाइजर है तो 70 ml उसमें अल्कोहल है, ठीक है, बाई वॉल्यूम होता है वो। तो W देखो ऊपर हमेशा ये सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, तो W/W का मतलब क्या है, इसका मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब ये है, और वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, ये सारे फॉर्मूले आपको पता ही होगा ये, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज वन इज पार्ट्स पर मिलियन ppm 10⁻⁶। ऐसे एक होता है ppb, कुछ लोग लिखवा देते हैं फालतू में, कोई यूज तो मैंने आज तक तो कभी उसका यूज नहीं पढ़ा, मतलब मैंने आज तक तो कभी नहीं पढ़ा, कुछ लोग लिखवा देते हैं, कुछ बच्चे लिख लेते हैं, बहुत मजा आता है, आपको भी लिखना है लिख लो, ppb सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इंटू 10⁹, b बिलियन 10⁹, ठीक, लिखना चाहो लिख लो। एक और लिख लेते हैं इसमें, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है, ये आपके पास होता है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम लेना है किसका, सॉल्यूशन का, इन लीटर में, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये होता है स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। अगर आप इसको मोलेटिस से रिलेट करोगे तो इसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देना, तो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है मोलैरिटी इनटू होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आप इसको सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, तो मोलैरिटी बन जाएगा, तो मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूले जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले किए हुए, पर ये रिवीजन के फॉर्म में था क्योंकि हम लोगों को इसका आगे यूज पढ़ने वाला है। अब देखो होता क्या है, मान लो एक लिक्विड सोल्यूशन है, उसका वॉल्यूम 100 ml और दूसरा एक लिक्विड है उसका वॉल्यूम 50 ml। तो अगर वॉल्यूम मतलब दोनों लिक्विड मिला दोगे तो एक 100 ml एक 50 ml, तो कितना हो जाएगा 150 ml, और 100 + 50 तो मिला के कितना हो जाएगा 150 ml, ठीक है। तो सॉलिड को लिक्विड से मिलाया तो हो गया 150, मतलब सॉरी लिक्विड को लिक्विड से मिला 150 ml। पर मान लो आपके पास पानी है, उसमें नमक मिलाया, तो नमक तो सॉलिड है और पानी लिक्विड है, तो उनका वॉल्यूम ऐड ही नहीं हो सकता। सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम ऐड करने का कोई मतलब सेंस ही नहीं, मतलब ऐड ही नहीं हो सकता। तो अब वॉल्यूम हो सकता है अगर दोनों लिक्विड है तो ऐड भी हो जाए, और अगर एक सॉलिड एक लिक्विड है तो सकता है ऐड ना भी हो, पर कुछ ऐड हो या ना हो मास हमेशा ऐड होगा। मीन्स कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, वो हमेशा इक्वल होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को मिला के। तो सॉल्यूशन का मास दोनों का मास मिला के होता है, सॉल्यूशन का मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास मिला के होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन का मास सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मास मिला के होता है, मतलब मास कंजर्व होता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक बड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसमें मतलब क्या होगा कि एक से बाकी सारे टर्म का कन्वर्जन। देखो बेसिक न्यूमेरिकल तो आप कर ही सकते हो,
तो एक मैं एक टर्म ले लेता हूँ जिससे बाकी सारे टर्म को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक टर्म को ले लेते हैं, उससे बाकी सारे टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेनली हमें इस चैप्टर में जो यूज पड़ेगा एक्चुअल में, वो पड़ता है एक्चुअली मेनली मतलब मेनली तो वही जो चार फेमस जो मेन टर्म है, मोलैरिटी का यूज पड़ेगा, मोलैलिटी का यूज पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन का पड़ेगा और परसेंटेज का। वैसे सबसे ज्यादा यूज पड़ता है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का और मोलैलिटी का। किसका? मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी, स्मॉल एम वाला मोलैलिटी, इसका यूज ज्यादा पड़ता है। मोलैरिटी का और परसेंटेज का यूज कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है, पर आगे सबसे लास्ट में जाके थोड़ा सा पड़ता है। अदरवाइज मेनली ये चैप्टर आपका मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के अराउंड घूमता रहता है। तो हम लोग एक किसी टर्म से बाकी सारा टर्म कर लेते, तो ऐसा करते मोलैलिटी का ही, जब आप मतलब मैंने बोला कि भाई मोलैलिटी का यूज ज्यादा पड़ता है, तो मोलैलिटी ले लेते हैं, उससे सब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोलैलिटी ऑफ कोई भी आप एक टर्म लेके कोई भी बाकी टर्म निकाल सकते हो, मैंने ऑलरेडी करवाया हो। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, रिवीजन के फॉर्म में, रिकैप के फॉर्म में। मोलैलिटी ऑफ aqueous NaOH solution is 3. Density of solution is 1.5 gram per ml. Find molarity
तो हम लोगों ने देखो कंसंट्रेशन टर्म समझ लिया है और उस पर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक टर्म लिखते हैं इसमें सॉल्युबिलिटी। कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, अगर आपके पास एक सॉल्वेंट है, उसमें अगर आप सोल्यूट को डिसॉल्व करो तो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट जो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है एट ए गिवन कंडीशन, वो सॉल्युबिलिटी होता है। नॉर्मली एक्सप्रेस होता है ग्राम पर लीटर में, या यूनिट चेंज हो सकता है, वो तब डिपेंड करता है ना आपने कैसे लिया। जैसे मान लो कि अगर 1 लीटर पानी है और अगर 100 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व हुआ तो होगा 100 ग्राम पर लीटर, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर आप ml में करना चाहो तो वो हो जाएगा 0.1 ग्राम पर ml। अरे अगर यूनिट लीटर को ml में भाई कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो वो तो आपका देखने का नजरिया होगा कि आपने कैसे एक्सप्रेस किया, पर नॉर्मली ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, पर बाकी आप चेंज कर सकते हो। तो पहले लिखते हैं क्या होता है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। नॉर्मली अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज टेकन इन ग्राम। तो नॉर्मली इसको ग्राम में लेना है, मास के टर्म में लेते हैं नॉर्मली, मोल के टर्म में नॉर्मली नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी होती है। अब देखो इसमें आप लोगों को कुछ टर्म पता होंगे, जैसे एक टर्म होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर एक टर्म होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तीनों को समझते हैं एक एक करके कि ये क्या क्या होता है। तो एक है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। क्या होता है आराम से समझो मैं जो बता रहा हूं। भाई मैंने एक काम किया, 1 गिलास पानी लिया और उसमें 1 चम्मच नमक मिलाया, डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। अच्छा, उस 1 गिलास पानी में क्या और सोल्यूट आ सकता है? हाँ आ सकता है, पर मैंने एक सोल्यूशन बनाया, उसमें 1 चम्मच नमक ही मिलाया, पर और आ सकता है। तो अगर किसी सोल्यूशन में और फर्दर सोल्यूट अगर ऐड हो सकता है तो वो सोल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड, मीन्स उसमें और आ सकता है, अनसैचुरेटेड या फिर अंडर सैचुरेटेड, ठीक है। मतलब अंडर सैचुरेटेड भी बोलते हैं या फिर अनसैचुरेटेड, मीन्स अभी उसमें और आ सकता है भाई, मतलब अभी उसमें सैचुरेशन पॉइंट नहीं हुआ, मतलब सैचुरेशन का मतलब कि वो अभी लिमिट पे नहीं पहुंचा, उसमें भी और, मीन्स कि अगर किसी सोल्यूशन में अपने मैक्सिमम लिमिट से अगर कम सोल्यूट होता है तो वो कहलाता है अनसैचुरेटेड या अंडर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया। मीन्स मतलब 1 गिलास पानी में भाई 3 नमक सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता था, पर हमने किया सिर्फ 1 चम्मच, तो वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये समझ में आ गया। बस इसको समझ लो, इसमें रिसर्च नहीं करना, बस पता होना चाहिए। वैसे क्लास 10 तक के बच्चों को सब पता होता है, आप लोग तो 12th में हो, पता होना चाहिए, ठीक है। सैचुरेटेड क्या होता है? अरे भाई वही सॉल्युबिलिटी जो थी, 1 गिलास पानी में 3 चम्मच नमक आ सकता था एक गिवन टेम्परेचर पे, तो वो जो आ गया वह सैचुरेटेड। तो ये क्या होता है, मतलब जिसमें फर्दर सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, मीन्स मैक्सिमम पे आ गया। तो मीन्स तो अगर एक गिवन सोल्यूशन पे मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका, मतलब मैक्सिमम हो चुका कि मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन सोल्यूशन, जो मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाता है तो वो कहलाता है सैचुरेटेड, ठीक है, उसमें और फर्दर डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो सैचुरेटेड में क्या होता है, मैक्सिमम डिसॉल्व हो चुका है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? अरे अभी लॉकडाउन के टाइम पे सब लोगों क्या बना होगा ना, गुलाब जामुन भाई बना होगा ना, अभी तो यही टाइम ही चला था सब इसमें, सब पूरे इंडिया का, पूरा इंडिया इसमें सिर्फ बना हुआ था, तो गुलाब जामुन तो आपके भी बना होगा। तो गुलाब जामुन में हम लोग जब शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो पता ही होता है क्या होता है, पानी में चीनी डाला, डाल और डालो चीनी, डिसॉल्व कैसे करने के लिए गैस पे ऑन किया, हीट दिया, कैसे नहीं होगा डिसॉल्व। तो जैसे मान लो कि एक सिंपल सा एग्जांपल, 1 गिलास पानी में मुझे पता है कि 3 ही चम्मच शुगर मिलेगा, पर मैंने डिसाइड किया है मतलब कि मुझे 10 चम्मच चीनी मिलाना है। अरे भाई मुझे ने डिसाइड किया ना, तो मैं क्या करूँगा, 1 गिलास पानी को एक बड़े से बीकर में डाला, गैस पे रख के ऑन किया, हीट दिया, मैंने हीट दिया, शुगर डाला, डाल, अब तो कैसे डिसॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा डिसॉल्व।
तो लिमिट कितना था, एक मतलब एक गिलास पानी में कितने की लिमिट थी, 3 की लिमिट थी, आपने लिमिट के ऊपर कर दिया तो वो होगा सुपर, अरे ज़्यादा कर दे सुपर सैचुरेटेड। तो सुपर सैचुरेटेड स्टेट को बोला जाता है एक्चुअल में इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कई बार, मेटास्टेबल। मेटास्टेबल है, अनस्टेबल नहीं। देखो मेटास्टेबल का मतलब क्या है कि बस कैसे भी टिक गया है। देखो समझो क्या है इसका मतलब, एक गिलास पानी में 3 चम्मच चीनी डिजॉल्व हो सकता था। आपने डिसाइड किया कि भाई 10 चम्मच चीनी मिलाएंगे, गैस पे ऑन किया, चालू किया, एकदम हीट, अब तो डिजॉल्व करके रहना है। 10 चम्मच चीनी मिला दिया, ठीक है, गर्मा गर्म सोल्यूशन है, 10 चम्मच चीनी डिजॉल्व हो गया, गैस को बंद कर दो। अरे बंद तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि अब वो सालों साल चलता रहेगा कि जब तक गुलाब जामुन नहीं खा लेंगे। आदमी पहले चीनी मिलाता है फिर बंद कर देता है ना, कि भैया देखता है चीनी हाँ मिल गया, बंद कर दो, ठीक है, बंद कर दिया। तो उसकी लिमिट थी 3 की, आपने भर दिया 10 चम्मच, ठीक है, भर दिया। तो जब बंद करोगे तो चीनी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स आपने जरूरत से ज़्यादा कर दिया, ठीक है, तो वो बाहर निकलने लगेगा। तो वो जब 10 चम्मच मिलाया था तो स्टेबल नहीं था, मतलब 10 चम्मच मिलाया स्टेबल नहीं है। आप जैसे उसको बंद करोगे निकल जाएगा। देखो ऐसे समझो, एक एग्जांपल समझाता हूँ। अरे डस्टर मार्कर ये खड़ा कर दिया, अब लोग खड़ा कर दिया, स्टेबल, भाई खड़ा करेंगे स्टेबल नहीं होगा ना। अब मैं हल्का से भी डस्टर, देखो मैं डर रहा हूँ, पता नहीं कब गिर जाए, अरे मैं डर रहा हूँ ना। ये जो इसको अनस्टेबल नहीं बोलते, इसको बोलते मेटास्टेबल। मतलब मैंने ऐसे टिका दिया कैसे भी करके, मतलब भगवान भरोसे इसको टिका दिया, मुझको पता है कभी भी लटक सकता है तो गिर सकता है, बस भगवान भरोसे मैंने इसको क्या है लटका दिया, ठीक है। तो ये कह रहा था मेटास्टेबल, मतलब किसी चीज को कैसे भी ले जाके लटका दिया, बस कर दिया। मतलब देखो अनस्टेबल होगा तो फटाक से गिर जाएगा। तो ये गिरेगा इसलिए क्योंकि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, मतलब मैंने देखो ये हिल रहा है क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं, पर गिर जाएगा। तो मेटास्टेबल क्या, अनस्टेबल मतलब वो टिकता ही नहीं, मेटास्टेबल मतलब बस टिक गया, लटका दिया, पर थोड़ा इधर उधर होगा गिर जाएगा। तो आपने 10 चम्मच चीनी मिला दिया, ठंडा करोगे तो बाहर निकल जाएगा। तो सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, उसको उसके औकात से ज़्यादा चीनी मिला दिया, उसकी औकात थी 3 चम्मच के, आपने मिला दिया 10 चम्मच, निकलेगा चीनी बाहर, ठीक है। तो वो होता है सुपर सैचुरेटेड। और वैसा स्टेट क्या होता है, मेटास्टेबल, मतलब वो किसी तरह टिका होता है पर निकलने लगता है वो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं, solubility of solid and liquid in liquid। हम लोगों को देखो मेनली इस चैप्टर में क्या है कि पढ़ना है लिक्विड सोल्यूशन। देखो चैप्टर का नाम है भाई लिक्विड सोल्यूशन, तो देखो सोल्यूशन तो कोई भी बन सकता है एक्चुअल में। देखो सॉल्वेंट तो आपको जैसा मैंने पहले बताया, सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। पर हम लोगों को मेनली क्या पढ़ना है, लिक्विड सोल्यूशन। अगर लिक्विड सोल्यूशन पढ़ना है तो सॉल्वेंट लिक्विड होगा, अरे पता है ना। ये सोल्यूशन का स्टेट कौन डिसाइड करता है, अभी पहले तो बताया थोड़ी देर पहले, सॉल्वेंट। तो अगर सोल्यूशन लिक्विड देखेगा तो सॉल्वेंट लिक्विड ही होना चाहिए, तो लिक्विड में पढ़ते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड तो वही कि ये सब, अरे भाई नमक चीनी मिलाए तो वही। तो हम लोगों को मेनली पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब मेनली ये क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी, ठीक है, तो इसमें नीचे वही देखो ये सब तो पता सॉल्युबिलिटी में बता दिया, इसमें फैक्टर। तो उसमें मेनली ये पूछा जाता है कि भाई ये सॉल्यूशन है, टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होगा, तो पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हो, ठीक है, ये ध्यान, एक बात ध्यान रखना है, मिक्सिंग का रिएक्शन नहीं करना। आप बोल दो कि सर एसिड में बेस मिला दे, भाई वो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन नहीं करना है, ठीक है, रिएक्शन नहीं करना है, ये बात को ध्यान रखना है। सोल्यूशन बनाना है, सोल्यूशन। पानी में जब नमक मिलाते हैं तो रिएक्शन नहीं होती, बस नमक अपने में टूट जाता है कैटायन और अनायन में, ठीक है, रिएक्शन नहीं करना है, मिक्सिंग करना है, ठीक है, मिक्सिंग, ये बात ध्यान रखना है। तो मान लेते हैं हमने किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाया, नॉर्मली एंडोथर्मिक होता है, नॉर्मली आपको हिलाना पड़ता है, पर कभी कभार एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, होता है कई केमिकल को जैसे मिलाओ तो ठंडा मतलब गर्म भी हो जाता है। तो नॉर्मली अगर वो मान लेते हैं अगर वो एक्सोथर्मिक है तो आपको पता है होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर को बढ़ाने से मतलब सपोर्ट नहीं करते। तो एक्सोथर्मिक के केस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डिक्रीज करेगी, मतलब इसके केस में जो सॉल्युबिलिटी होगा
वो टेम्परेचर के उल्टा चलेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और अगर टेम्परेचर का एक्सोथर्मिक है तो मतलब कि अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाने से हीट रिलीज होता है तब क्या करें ये देख रहे हैं, और टेम्परेचर अगर घटाया तो फिर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। और अगर ये एंडोथर्मिक है तो, अरे एंडोथर्मिक तो एग्जांपल आपको रोज ही दिखता है, पानी में नमक मिलाया, पानी में चीनी मिलाया, ठीक है। तो ये तो वैसे केस में भाई जितना गर्म करो उतना सॉल्युबल होता है, अभी तो बताया, ठीक है। गुलाब जामुन बनाया ही होगा सबने, तो देखते क्या होगा। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम सॉल्युबिलिटी कम, ठीक है। तो ऐसे केस में जो सॉल्युबिलिटी होता है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बात ध्यान रखना है। कैसे भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमको समझ में आ गया। तो अगर एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो सिर्फ ये नहीं मान लो मेंशन किया, कई बार मेंशन नहीं करता, सीटी जेईई मेन या नीट जैसे एग्जाम में मेंशन नहीं करता कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होता है, अरे पता है ना भाई, नहीं डिसॉल्व होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन नॉर्मली एंडोथर्मिक होते हैं। नॉर्मली अगर मान लो कुछ नहीं बोला, बस बोला है कि एक सॉलिड सॉल्यूट को मिला दिया लिक्विड सॉल्यूशन में तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, और कुछ नहीं बताया, तो वैसे केस में क्या होगा कि एंडोथर्मिक मानोगे। अगर एंडोथर्मिक माना तो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। नॉर्मली एंडोथर्मिक मानना है और एक्सोथर्मिक दे दिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो देखो इसके केस में सॉलिड और लिक्विड के केस में ज्यादा इफेक्ट होता नहीं, तो इसमें नीचे लिखो नॉर्मली प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन लिक्विड। नॉर्मली इफेक्ट नहीं करते, बहुत माइन्यूट सा इफेक्ट, निग्लिजिबल, ठीक है। देखो इन सब के अलावा वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, पर वो डिस्कशन हमको इस चैप्टर में नहीं करना है, ठीक है। कि भाई पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है, वो सब तो पता ही होता है। अगर एक ही जैसे होंगे पोलर तो मिसिबल होगा, और पोलर नॉन पोलर होगा तो इमिसिबल होगा, ठीक है। तो वो हमको डिस्कशन, अरे मिसिबल पूरा मिस पता होगा ना, मिसिबल लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। तो बाकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। और ये एक बात याद रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो पोलर में पोलर सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये बातों को ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा, ये होगा सॉलिड की या लिक्विड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। अब हम लोग करते हैं इसमें गैस की सॉल्युबिलिटी, गैस इन लिक्विड। तो इसमें नीचे लिखो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। पहला करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप समझ लो कि जैसे कोई भी, मान लो कि आपने वाटर में अमोनिया को मिलाया, अमोनिया गैस है, हीट करोगे, देखो हीट करने से बॉन्ड टूटने लगता है, बॉन्ड टूटेगा अमोनिया गैस उड़ जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। हीट करने से गैस उड़ जाता है, तो इसमें नीचे लिखो कोई भी उससे मतलब नहीं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक डजंट मैटर, सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो इसमें नीचे लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इसमें जो सॉल्युबिलिटी होता है वो टेम्परेचर का उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगा, टेम्परेचर कम करोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पहला होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बाकी तो ये पता ही होगा, गैस के नेचर लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। अमोनिया इज पोलर, वाटर इज पोलर, सॉल्युबल हो जाएगा। अगर गैस मान लो CO2 होता है, गैस हाइड्रोजन होता है, नॉन पोलर गैस है, तो नॉन पोलर गैस वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक, ये बात ध्यान रखना है। और बाकी इफेक्ट ऑफ प्रेशर करते हैं। प्रेशर का बहुत बड़ा इफेक्ट है। देखो अगर आप जैसे अमोनिया है, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, ज्यादा दबाओगे तो ज्यादा सॉल्युबल होता है। भाई हाई प्रेशर पे तो कोल्ड ड्रिंक क्या होता है पता होता है ना, हाई प्रेशर पे होता है, खोलते हो गैस तुरंत निकलता है, तुरंत रिलीज होता है। तो उसमें लिक्विड में क्या होता है, कार्बन, कार्बोनेटेड ड्रिंक क्या कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत हाई प्रेशर पे रखते हैं, खोलोगे निकलने लगता है, ठीक है। वो तो वही आपका इसमें प्रेशर का इफेक्ट होता है। तो इसमें नीचे लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस
डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर, भाई जितना अप्लाई करोगे, तो लिखो एज प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा भाई सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ज्यादा प्रेशर में ज्यादा सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब इस चीज को लेके एक साइंटिस्ट है, कौन, हेनरी स्लो, अरे हेनरी, ठीक है, हेनरी स्लो। तो उसने बोला कि भाई देखो, सबसे पहले तो जो गैस होगा वो सॉल्युबल होगा। तो वही आपको पता है कि भाई जब ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। तो उसने बोला कि एक्स जो होगा वो पी के प्रोपोर्शनल। एक्स क्या है, एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब उसने बोला ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो ज्यादा सॉल्युबल होगा तो गैस के मोल लिक्विड में बढ़ेंगे। जब गैस के मोल बढ़ेंगे लिक्विड में तो गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो उसने बोला कि ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पे ज्यादा ही होगा। अब अच्छा मान लो कि सपोज करो यहाँ पे 2-3 गैस है, मान लो एयर है, सपोज करो ऑक्सीजन नाइट्रोजन एयर है। तो जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो हर गैस की सॉल्युबिलिटी उसकी खुद के प्रेशर पे डिपेंड करेगी। अरे भाई ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एयर में नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। ऑक्सीजन, अरे पीवी कोल्ड एनआरटी, जिसका मोल ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, तो जो सॉल्युबिलिटी होगा वो खुद के प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। एक्स पी के प्रोपोर्शनल है, जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना मोल फ्रैक्शन होता है। तो इसको अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं, पी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। अरे एक्स पी की प्रोपोर्शनल है या पी एक्स की प्रोपोर्शनल, बात एक ही है। तो इसको हटाने पे के एच इंटू एक्स। अब इससे ये किया जाता है, दोनों एक ही बात है, इसको हटाने पे आता है के एच। के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट पे मतलब जेई मेन जेई एडवांस पे क्वेश्चन आ रखा है। जेई एडवांस पे एक न्यूमेरिकल आया हुआ, मैं भी वो करवा देता हूँ। जेई मेन पे इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। ये 4 गैसेस दिए हैं, उनका हेनरीज कांस्टेंट दिया था, फिर पूछा था कि चारों में से कौन सी गैस मोस्ट सॉल्युबल होगा अगर बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर सेम है। तो मतलब देखो ऐसा एग्जांपल समझ लो कि प्रेशर सेम है, गैस मान लो कोई भी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मान लो कोई भी, और उनका हेनरी कांस्टेंट दिया था, ठीक है। प्रेशर देखो सेम है, मतलब ऐसा होगा कि 2-3 गैसेस को आपने सेम प्रेशर पे रखा है। आप क्वेश्चन है कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है कौन कम सॉल्युबल, हेनरीज कांस्टेंट दिया है। तो अब देखो इसको समझो, प्रेशर सेम है, पी सेम है, प्रेशर सेम है, तो जिसका हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका, देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है। ज्यादा सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, मोर सॉल्युबिलिटी मींस मोर मोल फ्रैक्शन। तो जिसका हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका ये कम होगा, उसका एक्स मोल फ्रैक्शन कम होगा। तो क्योंकि पी तो सेम है, तो अगर आप गैसेस को सेम प्रेशर पे रखते हो तो जिस गैस का हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक, ये बात ध्यान रखना है, गलत कर दोगे। इमोशनल देखो, लेमैन बोलेगा कि भाई हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। अब वही जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो नहीं, उसको -1 मिलेगा इसी बात के लिए, और क्या। तो यह ध्यान रखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हेनरीज कांस्टेंट के। ये बात ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो solubility of gas decreases as Henry's constant of gas increases. Gas with low Henry's constant, gas with low Henry's constant is more soluble in water, या water या फिर solvent is more soluble in solvent, and gas with high Henry's constant is low soluble in
सॉल्वेंट, ठीक है। हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो आईआईटी में आ रखा है। तो ये पुराना जे एडवांस का क्वेश्चन है, तो मैं एक स्पेशली वही एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेता हूँ, कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें नीचे क्वेश्चन लिखते हैं, तो लिखो दी हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। ये जेई का, जे एडवांस का 2009 का क्वेश्चन है। जेई मैक्सिमम पे 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है इस पे न्यूमेरिकल, एक बार 92 93 पे और कभी 2000 एक्चुअल में 9 का, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है, ठीक है। ये क्या होगा, तो इसको सॉल्व करो फटाफट और इसका आंसर बताओ। तो क्वेश्चन क्या, हेनरी कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 10 to the power 5 atm, ये हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से क्वेश्चन, हेनरी कांस्टेंट फॉर, मतलब पूरा वैल्यू वेरीफाई कर लेता हूँ, आप सब इसको ट्राई करते रहो सब लोग। फॉर वाटर इज 10 to the power 5 atm, ठीक है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8, दी आपके पास द नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल इन 10 मोल ऑफ वाटर एट 5 atm, ठीक है। ये आपके पास कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हेनरीज कांस्टेंट क्या गिवन है, 10 to the power 5, ठीक है। अच्छा वो मोल फ्रैक्शन है और ये देखो टोटल प्रेशर है क्या, 5 atm, ठीक है। तो देखो ये 5 atm प्रेशर, 5 atm प्रेशर है, ठीक है। तो वो तो एयर का प्रेशर है ना आपका, N2 डिजॉल्व एट दिस एंड दिस, ठीक है। तो देखो एयर का प्रेशर कितना, एयर का प्रेशर 5 atm है। तो नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन पार्शियल प्रेशर, तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो एयर में इसका मोल फ्रैक्शन है 0.8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.8 × 5, सो दिस विल बी 4 atm, ठीक है। तो ये आपके पास 4 atm हो गया, यहाँ तक लिख लो सब लोग। तो N2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 4 atm, ठीक है, 4 atm। अब देखो होता क्या, हेनरीज लॉ कांस्टेंट देखो क्या है, तो देखो आपके पास क्या था एक्चुअल में, तो P इक्वल टू क्या था, KH × x, ठीक है, यही था ना आपके पास, P इक्वल टू KH × x। तो आपके पास क्या होगा, कितना प्रेशर है भाई 4 atm, अरे पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का कितना 4 atm, KH की वैल्यू 10 to the power 5 और x क्या है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मतलब मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 10 to the power -5, ये है मोल फ्रैक्शन। ये क्या है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर, ठीक है। देखो वाटर देखो क्या है गिवन है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन 10 मोल, वाटर कितना 10 मोल, ठीक है। ये तो मोल फ्रैक्शन, तो देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन बताया था ना, मोल अपॉन टोटल मोल, तो
तो ये कितना है 10, मतलब ये कितना है 4 इंटू 10⁻⁻5। अब देखो वाटर पता ही होता है, वाटर के सामने वैसे वो निग्लिजिबल होता है, वैसे आप इसको n और n, और ये कितना है वाटर का मोल देखो 10, ठीक है, इन 10 मोल ऑफ वाटर, तो ये क्या होगा 10 और इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 10⁻⁻5। तो n का वैल्यू 10 के सामने निग्लिजिबल होगा वैसे, तो इसलिए n का वैल्यू जो होगा अप्रॉक्सीमेटली 4 इंटू, अरे ये निग्लिजिबल होगा, इसको निगलेक्ट कर दिया, मीन्स n प्लस जो 10 होगा ये अप्रॉक्सीमेटली 10 हो जाएगा, n का वैल्यू निग्लिजिबल होगा, तो 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, इसका आंसर आएगा। तो मतलब कितना मोल डिसॉल्व होगा 4 इंटू 10⁻⁻4 अप्रॉक्सीमेट डिसॉल्व होगा। ये जेई का 2008 का क्वेश्चन है।